हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है बेसिकली आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग की यूनिट 3, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर रखा है। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारे इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इमरजेंस हुआ और उसके बाद ग्रोथ हुई। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर पंचायती राज को एक नया कंसेप्ट इंडिया में नहीं रहा है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। आपको प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में या फिर जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही थी या फिर किंग मोनार्की थी हमारे इंडिया में, तभी से पंचायती राज काम कर रही है। तो इंडियन विलेजेस जो थे उसके पास क्या होती थी, पंचायत होती थी, जिसके पास दोनों पावर्स होते थे, एग्जीक्यूटिव के भी और जुडिशियल पावर के भी। जिनसे क्या करती थी वो विलेज एरिया में जो भी इश्यूज या डिस्प्यूट एराइज होते थे उसको वो अपने इन दोनों पावर की हेल्प से उसे क्या करती थी, हैंडल करती थी। इसके अलावा गांधी जी ने भी अपना ओपिनियन किस पे दिया है, तो पंचायत के एम्पावरमेंट में। गांधी जी हमेशा कहते थे कि इंडिया का डेवलपमेंट तब होगा जब इंडिया के हर एक गांव क्या होंगे, डेवलप होंगे। क्योंकि जो हमारी इंडिया है वो कहाँ रह रही है, वो गाँव में रहती है। ठीक है, हमारा इकोनॉमी कहाँ लाई करता है, तो वो गाँव में लाई करता है। तो गांधी जी का ओपिनियन था कि पंचायत को क्या मिले, एम्पावरमेंट मिले, जिससे रूरल एरियाज का क्या हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये सारे रिकॉग्नाइजेशन को ध्यान में रखते हुए और पंचायती राज का इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक प्रोविजन पंचायत के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इंक्लूड किया। ठीक है, अब ये क्या है, ये चीजें हम देख लेते हैं। तो पंचायती राज क्या होता है वो आपको मैंने पहले भी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि यह एक तरीके का क्या होता है ना, व्यवस्था होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत सत्ता का क्या होता है, विकेंद्रीकरण। अब आप कहोगे विकेंद्रीकरण क्या है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड किया जाता है, क्यों, जिससे क्या किया जा सके, दूर दूर तक छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में क्या किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारा राष्ट्र क्या हो, डेवलप करे। हर एक क्षेत्र में, राष्ट्र के हर एक क्षेत्र में क्या हो, विकास हो। जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा आ रही है उससे रियली सस्टेनेबल वे में क्या किया जा सके, छोटे छोटे जगहों में, गांव में उससे क्रियान्वित मतलब क्या किया जा सके, इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, पॉलिसी को लाया जा सके। तो यही होता है हमारा पंचायती राज की यह एक व्यवस्था है जिसमें पॉलिटिकल पावर की क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। ठीक है, सत्ता की क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। तो पंचायती राज पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस और बहुत सारे इसकी इंपॉर्टेंस देखने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में पंचायत के लिए क्या किया गया, प्रोविजन को इंक्लूड किया गया। तो जो आर्टिकल 40 है वह स्टेट को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वह कुछ एक ऐसे स्टेप्स वो ले जिससे क्या हो, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन हो। उन्हें वो क्या करे, कुछ पावर दे, अथॉरिटी दे, जिससे वो एज अ सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट की तरह वो क्या करे, फंक्शन करे। ठीक है, बट ऐसा कुछ गाइडलाइंस नहीं दिया गया है कि आपको कैसे विलेज और पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है। मतलब आपको ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टेट के ऊपर कि आपको अपने गांव में, मतलब आप इस राज्य के गांव के अंदर विकास करने के लिए आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करनी है। अब वो कैसे करनी है, वो कितनी पावर देनी है, ये सारी गाइडलाइंस ऐसा कुछ दिया नहीं गया। तो कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट इसकी मिसयूज भी करती है, ऐसा नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे स्टेट गवर्नमेंट का हमेशा क्या रहता है, दबाव रहता है, क्योंकि ऐसा कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइन एज अ सेपरेट बॉडी पंचायत को नहीं माना गया है। ठीक है, तो पंचायत राज क्या है, एक तरीके का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और यह बलवंत राय कमेटी के रिकमेंडेशन से सबसे पहले क्या किया गया था, स्ट्रक्चर्ड किया गया था। ठीक है, तो कमेटी ने अपने रिपोर्ट में नवंबर 1957 में यह रिकमेंड किया कि क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सत्ता का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम क्या कर सके, ग्रास रूट लेवल पे अपने इंडिया को डेवलप कर पाए। ठीक है, जिसको अल्टीमेटली क्या नाम दिया गया, पंचायती राज। ठीक है, तो इसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि पंचायत कैसा होना चाहिए, 3 टायर सिस्टम में काम करेगी, जिसमें पहला होगा विलेज, देन ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके अलावा उन्होंने विलेज लेवल पंचायत पे डायरेक्ट इलेक्शन का भी रिकमेंडेशन किया। तो इस कमेटी के बाद राजस्थान
सबसे पहला स्टेट रहा जिन्होंने नागौर डिस्ट्रिक्ट में अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट किया। इसके बाद आपका क्या आता है, अशोक मेहता कमेटी। उन्होंने अपना कुछ रिकमेंडेशन दिया। उन्हें 1977 दिसंबर 1977 में अपॉइंट किया गया, जिससे उन्हें कहा गया कि आप अपनी कुछ रिकमेंडेशन दें पंचायती राज से रिलेटेड। तो उन्होंने 1978 मतलब अगस्त 1978 में उन्होंने अपना रिपोर्ट को सबमिट किया। उसमें उन्होंने वेरियस रिकमेंडेशन किए जिनसे वो क्या कर सके, पंचायती राज सिस्टम। मेन बात ये था कि जो पंचायती राज सिस्टम थी उस पे कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का क्या था, एक पावर था। ठीक है, पावर था, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती थी। स्टेट गवर्नमेंट जो भी चीजें कहती थी तो वही पंचायत राज करती थी। तो इससे क्या हो रहा था, कंट्री के अंदर पंचायती राज सिस्टम का डिक्लाइनेशन हो रहा था। उनकी क्योंकि उनको एक सेपरेट बॉडी नहीं माना गया था, तो उनको डिक्लाइन किया जा रहा था। तो इस डिक्लाइन को रोकने के लिए, उनकी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उन्हें पुनः रिवाइव मतलब जीवित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन किए, जिसमें उनका जो मेजर रिकमेंडेशन ये रहा कि पंचायत 2 टायर सिस्टम में काम करेगी। ठीक है, उसके अलावा रेगुलर सोशल ऑडिट होगा। साथ में हर एक लेवल मतलब पंचायत इलेक्शन में हर एक लेवल में पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके अलावा रेगुलर इलेक्शन का प्रोविजन होगा। उसके बाद आपका रिजर्वेशन मतलब SC/ST के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए पंचायत में। और एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पंचायत राज के लिए एक मंत्री होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन दिया। इसके बाद GV के राव कमेटी अपॉइंट की गई 1985 में। इन्होंने अगेन कुछ ऐसे मेजर्स को रिकमेंड किए जिससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जाए। देन आपका आ गया LM सिंघवी कमेटी। इन्हें अपॉइंट किया गया 1986 में, जिन्होंने पहले रिकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या मिलना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब एक संवैधानिक स्टेटस मिलना चाहिए। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। LM सिंघवी कमेटी अपॉइंट की गई 1986 में और उन्होंने फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या मिलना चाहिए, तो संवैधानिक स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, तो LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन के रिस्पांस में एक बिल को क्या किया, लोकसभा में राजीव गांधी गवर्नमेंट मतलब राजीव गांधी सरकार के टाइम में लोकसभा में क्या किया गया, एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। कब, 1989 में। क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या मिलना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। बट ये बिल को फर्दर राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो ये यहीं पर स्टॉप हो गया। उसके बाद फिर PV नरसिम्हा राव को क्या किया, अपॉइंट किया गया। और PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया इसके पर्पस पे। तो लोकसभा में कब, 1991 के सितंबर में। और फाइनली जो बिल राज्यसभा से भी पास हो गई और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तौर पे एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें हमें क्या मिला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक स्टेटस। ठीक है, तो फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और ये कब लागू हुआ, कब केम टू फोर्स मतलब फोर्स में कब आया, तो 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे कि सारी कमेटी में चीजें क्या क्या दी गई हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो कमेटी है वो क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी क्या है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले फर्स्ट कमेटी को सेटअप किया गया था 1957 में, ये देखने के लिए कि जो भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है इंडिया के अंदर मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब ये क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको देखने के लिए क्या की गई, बलवंत राय मेहता कमेटी को पहले इंट्रोड्यूस किया गया। कब, 1957 में। तो कमेटी से पूछा गया कि आपको एक रिपोर्ट देनी है किसमें, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन किए थे किसके डायरेक्शन में, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और रूरल रिकंस्ट्रक्शन में। उन्होंने यह पॉइंट किया जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि बिकॉज इट इज फेल्ड टू इवोक लोकल इनिशिएटिव। मतलब ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थी जिसमें क्या होता था कि कम्युनिटी को
एक सेट ऑफ अमाउंट या फिर सेट ऑफ रिसोर्सेज दिए जाते थे, जिनसे वो क्या करती थी, अपनी एक एरिया या जोन बनाती थी, ठीक है, एज अ कम्युनिटी, और वो क्या करती थी, वहां पर डेवलपमेंट करती थी। तो ये कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लोकल इनिशिएटिव जो होते थे, मतलब लोकल पार्टिसिपेशन क्या होता था, कम था, ठीक है। तो लोकल इनिशिएटिव के अब्सेंस और डेवलपमेंट के इंटरेस्ट के अब्सेंस में यह कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा बलवंत राय कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा। तो कमेटी ने ये बताया कि उसने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के लिए 3 टायर स्ट्रक्चर होने चाहिए, ठीक है, विलेज से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और ये सारे बॉडीज आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। जेन्युइन ट्रांसफर, मतलब हर एक बॉडी को क्या मिलना चाहिए, जेन्युइन ट्रांसफर होना चाहिए, किसका, पावर और रिस्पांसिबिलिटी का, ठीक है, जिनसे हर एक बॉडी क्या हो, अपने से नीचे बॉडीज कह लो या अपने से दूसरे बॉडीज को वो इनेबल करे और अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एक दूसरे पे क्या करे, डिस्चार्ज करे, ठीक है। एडिक्वेट रिसोर्सेज ट्रांसफर करनी चाहिए सारे बॉडीज को, जिनसे वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एक दूसरे को वो क्या करे, इक्वली डिस्चार्ज करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। जितने भी ऑल वेलफेयर डेवलपमेंट स्कीम्स है या प्रोग्राम है, वो सारे लेवल पे क्या होने चाहिए, चैनल होने चाहिए। मतलब ये कि एक बॉडी पहले काम करेगी, देन वो क्या करेगी, दूसरे को ट्रांसफर करेगी, देन तीसरे को ट्रांसफर करेगी, ठीक है। तो ऐसा क्या होना चाहिए, आपस में लिंक होने चाहिए, चैनल होने चाहिए। और ये जो 3 टायर सिस्टम है, यह बहुत ही ज्यादा आसान बनाती है किसको, तो डिवोल्यूशन को या फिर पावर के डिस्पोजल को, ठीक है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिस्पोजल को। मतलब 3 टायर सिस्टम जो होती है वो वहां पर क्या होता है ना, आसान होता है पावर का डिस्पोजल करना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करना। तो उन्होंने ऐसा बोला अपने कमिटी में, अपने रिपोर्ट में। तो कमेटी ने क्या किया, 3 टायर सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया कि पंचायत में 3 टायर सिस्टम होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति जो आपको ब्लॉक पे काम करेगी, उसके बाद ग्राम पंचायत जो कि आपको विलेज लेवल पे काम करेगी, जिला परिषद जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी। उसके बाद उन्होंने पीपुल पार्टिसिपेशन के इंकरेजमेंट को भी रिकमेंड किया कि कोई भी कम्युनिटी वर्क हो, ठीक है, वहां पर पीपुल का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, वहां पर उनको इंकरेज करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का प्रमोशन करने को कहा। इसके अलावा जो वेलफेयर, जो भी वीकर सेक्शन है, जो भी कम्युनिटी प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलप, जो भी ऐसे साइड कम्युनिटीज हैं जिन्हें क्या किया गया है, डिस्क्रिमिनेट किया गया है या फिर वो साइड में रह रहे हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए भी चीजों को क्या करना, प्रमोट करना। साथ ही पंचायत में वुमेन को भी क्या करना, एम्पावर करना है, उन्होंने ये सारी चीजें कही। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन किए, जिसमें उन्होंने वुमेन को भी क्या किया है, इंक्लूड किया गया है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि विलेज पंचायत में वुमेन भी इलेक्शन लड़ेंगी, वो भी पंचायत की सदस्य बनेगी, बट उन्होंने वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट दिया है, ठीक है, जिनका काम क्या रहेगा कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए वो काम करेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी मेल मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, इलेक्ट होंगे, लेकिन वुमेन को इलेक्शन का नहीं था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो ऑपरेट किया गया था, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के तौर पे वो काम करेंगी वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। तो जो रिकमेंडेशन रहा बलवंत राय कमेटी का, वो पहला सबसे पहले कब आया, तो 1 अप्रैल 1958 में। तो बलवंत राय कमेटी के बाद राजस्थान पहला स्टेट था, ठीक है, स्टेट था जिन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 2 अक्टूबर 1959 में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले कौन सा स्टेट ने लागू किया था, तो वो था कौन, बिहार। लेकिन बिहार कब था, वो था आपका प्री इंडिपेंडेंस में, इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस के बाद, कमेटी आने के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सबसे पहला शहर जिसने रिकमेंड किया था, वो कौन था, तो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आता है आपका क्या, अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो 1977 मतलब दिसंबर 1977 में जो जनता गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कमेटी को अपॉइंट किया, ठीक है, किसके लिए, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। किसके अंडर में, तो अशोक मेहता जो कि वहां के क्या थे, चेयरमैनशिप, उनके अंडर में क्या किया गया, एक कमेटी को अपॉइंट की गई, ठीक है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 1978 अगस्त 1978 में इन्होंने सबमिट किया। उन्होंने 132 रिकमेंडेशन दिए, जिनसे वो क्या कर सके, अपने कंट्री के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का डिक्लाइनेशन हो रहा था, उनको वो क्या किया जा सके, पुनः जीवित करे
और उनके पावर को और स्ट्रेंथन कर पाए। ठीक है, तो उनका कौन कौन सा रिकमेंडेशन रहा वो हम देख लेते हैं। तो उनका जो पहला रिकमेंडेशन रहा वो ये रहा कि जो 3 टायर सिस्टम रहा पंचायती राज का उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, उसको 2 टायर सिस्टम देना चाहिए। मतलब एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी और उससे नीचे जो मंडल लेवल पे काम करेगी, जिसमें क्या होंगे, ग्रुप्स ऑफ विलेजेस होंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, और हर एक ग्रुप ऑफ विलेज में पॉपुलेशन जो होगी वो 15,000 से 20,000 के अराउंड होगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो रहेगी वो सबसे पहले अपॉइंट की जाएगी किसके लिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है, अंडर प्रॉपर सुपरविजन, मतलब स्टेट लेवल के जस्ट नीचे क्या काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जिला परिषद काम करेगी, किसमें, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में। किसके, लेकिन सुपरविजन किसको रहेगा, वो किसके अंदर पे काम करेगी, तो स्टेट लेवल पे जस्ट नीचे काम करेगी। ठीक है, जो जिला परिषद रहेगी वो क्या होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, उसके पास ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सारी प्लानिंग करेगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना ही होना चाहिए पंचायत इलेक्शन के हर एक लेवल पे। ठीक है, अब देखो कहीं पे अगर सत्ता आ जाती है ना तो वहां चीजें खराब हो जाती है, जहां वो पॉलिटिक्स आती है वहां खराब होती है। इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्या रखा गया है, दूर रखा गया है। लेकिन कह तो सकते हैं पॉलिटिक्स कभी भी वहां भी आ ही चुकी है, ऐसा नहीं है नहीं आई। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, उनको कुछ एक कंपल्सरी पावर्स देनी चाहिए जिनसे वो क्या कर सके, विलेज पे रूरल एरिया में टैक्सेशन कर सके, जिनसे वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन वो खुद करे। ठीक है, जो जनता गवर्नमेंट थी उनका जो टर्म्स था कंप्लीटेशन का, ठीक है, कंप्लीटेशन ऑफ टर्म्स जो थे उसके पहले ही वो क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई। तो उसके बाद कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं गया अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे, इस वजह से ये यहीं पर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। उसके बाद क्या आई, जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी क्या रही वो देख लेते हैं। तो कमेटी, इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था, सॉरी इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था रिव्यू करने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट चल रही थी रूरल डेवलपमेंट में या फिर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में, जो बेसिकली आपको जीवी के राव के अंडर, ठीक है, अंडर में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे थे उनको रिव्यू करने के लिए कमेटी को क्या की गई थी, अपॉइंट की गई थी। और यह बेसिकली जिन्होंने अपॉइंट किया था वो कौन थे, प्लानिंग कमीशन 1985 के। ठीक है, तो 1985 में जो भी प्लानिंग कमीशन थी उनके द्वारा एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था ये रिव्यू करने के लिए कि जीवी के राव के चेयरमैनशिप के अंडर में जो भी प्रोग्राम्स चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, जो भी रूरल डेवलपमेंट के अराउंड या फिर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जितने भी चल रही है उसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो कमेटी ने ये कंक्लूजन पे आई, उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो क्या होता जा रहा है, ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेट हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, नौकरशाही चल रहे हैं। ठीक है, और यह बेसिकली पंचायती राज से क्या हो रहे हैं, जस्ट अलग हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाह है, ठीक है, वो चीजें चल रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, ये डाइवर्स हो रहा है। तो होना क्या चाहिए ये देख लेते हैं। तो ये जो फेनोमेना है ब्यूरोक्रेटाइजेशन का, मतलब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन के अगेंस्ट है। और ये क्या कर रही है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को वीक भी कर रही है। तो कमेटी ने कहा तो यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन करने की जरूरत है जिससे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फिर से क्या कर सके, स्ट्रेंथन करें और रिवाइटलाइज करें। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी होनी चाहिए जिसको हम कहेंगे जिला परिषद। ठीक है, उनको एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करना चाहिए जिनसे वो क्या कर सके, उन्हें कुछ ऐसा पावर्स देना चाहिए या फिर उनको साइन करना चाहिए जिनसे वो क्या कर सके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्कीम में अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद लोअर लेवल पे भी साइन करनी चाहिए, उन्हें भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल अदा करनी चाहिए, मतलब उन्हें साइन किया जाना चाहिए जिसमें आपको क्या हो, जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनकी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, ठीक है, ये सारे रोल उन्हें भी साइन करने चाहिए। इसके अलावा कुछ जो प्लानिंग फंक्शन है जो स्टेट लेवल पे है उसको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए। क्यों, जिनसे क्या हो, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक पोस्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन की पोस्ट को क्रिएट किया जाना चाहिए और वो कैसा काम करेगी, वो एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
जो कि जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काम करेगी, ठीक है। और उनके पास ये चार्ज होना चाहिए कि वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके सारे चार्ज किनको मिलना चाहिए, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा जो भी इलेक्शन होने हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को उसको भी रेगुलरली हेल्ड करना चाहिए, ठीक है। जो कमेटी है, ठीक है, अब जो कमेटी है वो अपने स्कीम में बताती है कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको क्या करना चाहिए, उसको पंचायती राज को एज अ लीडिंग रोल पे उसको साइन करना चाहिए, जिनसे वो क्या कर सके, लोकल प्लानिंग और डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। अब आता है आपका एलएम सिंघवी कमेटी। तो एलएम सिंघवी कमेटी क्या है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी है जो बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आती है, और इसी ने सबसे पहले कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो एलएम सिंघवी कमेटी ही कमेटी है जिन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिवाइटलाइजेशन में उन्होंने क्या कहा कि पंचायती राज को क्या मिलना चाहिए, संवैधानिक स्टेटस, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली कहा कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए जरूरी क्या है, पंचायती राज का रिवाइटलाइजेशन, उनका पुनः उनको पावर देना, उनको एम्पावर करना, ठीक है। तो 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे कमेटी को अपॉइंट की गई थी, किसके अंडर में, तो एलएम सिंघवी की चेयरमैनशिप के अंडर में। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किए, उन्होंने कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी सजेस्ट किया जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होंगे वो इंश्योर क्या करेंगे कि वो रेगुलर हो, फ्री हो, साथ ही पंचायती राज बॉडीज में फेयर इलेक्शन करवावे, ठीक है। जो नया नया न्याय पंचायत है उसको भी इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। हर एक मतलब ग्रुप्स ऑफ विलेजेस के अंदर एक न्याय पंचायत को इस्टेब्लिश करना चाहिए, विलेज को ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए जिससे वो क्या बनाए, ग्राम पंचायत बनाए, और जो ग्राम पंचायत हो ज्यादा वायबल हो, ठीक है, ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग, ज्यादा एम्पावर्ड हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आल्सो एम्फसाइज इम्पोर्टेंस, उन्होंने साथ ही ग्राम सभा के इम्पोर्टेंस को भी एम्फसाइज किया, और उन्होंने कहा कि यह क्या है, इम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब जो भी ग्राम लेवल मतलब विलेज लेवल पे जो भी चीजें होंगी वहां पर क्या होगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। यह क्या होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट किसके होगी, तो पीपल का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो विलेज पंचायत होंगे उसको क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, जिनसे वो क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। इसके अलावा जो भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होंगे उसको स्टेब्लिश करनी चाहिए हर एक स्टेट में, ठीक है, जिससे वह क्या कर सके, कंट्रोवर्सी को एडजस्ट करे, ठीक है। जो भी रिलेटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड या फिर उनसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो इलेक्शन से रिलेटेड कंट्रोवर्सी आती है उसको क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, साथ ही उसका क्या कर सके, डिसोल्यूशन करे, और जो भी अदर मैटर्स आते हैं कंसर्निंग के रिलेटेड उसको भी वो क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, ठीक है। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है वो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या है, वो मैं आपको पहले भी बता रखा है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है वो ये कहती है कि जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको क्या मिला है, एक संवैधानिक स्टेटस, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 उसको सबसे पहले कब लाया गया, तो उन्हें लाया गया 1992 में, और उसमें क्या ऐड किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट, ठीक है, पार्ट 9 को उसमें ऐड किया गया, ठीक है। इसके अलावा उसमें 11 शेड्यूल, ठीक है, इस एक्ट में 11 शेड्यूल को ऐड किए गए जिसमें एटलीस्ट 29 फंक्शनल आइटम जो भी पंचायत के लिए हैं, जो पंचायत के लिए जो भी 29 फंक्शनल आइटम्स है, मतलब पंचायत कैसे काम करेगी, ठीक है, वो 29 फंक्शनल आइटम्स उसके 11 शेड्यूल में डाले गए, ठीक है। उससे रिलेटेड एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाया गया जिससे क्या किया जा सके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट हो, उनको एम्पावर किया जा सके, और साथ में उनकी फंक्शनिंग कैसे होनी, ठीक है। इस अमेंडमेंट में जो कुछ प्रोविजन है उनको क्या किया गया, स्टेट के ऊपर बाइंड कर दिया गया, मतलब ये कि
स्टेट के ऊपर कुछ ऐसे बाइंडेशन या बाउंडेशन लगाए गए कि आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए ये चीजें करनी है। इसके अलावा जो भी फंक्शनल चीजें हैं उसको क्या किया गया, ऐसे छोड़ दिया गया, और वो बेसिकली किससे डिसाइड होता था, तो स्टेट लेजिस्लेटर जो भी काम है आगे की होनी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगी वो कौन डिसाइड करेगा, आपका स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और कुछ ऐसे बाइंडिंग को क्या किया गया, स्टेट के ऊपर डाला गया कि आपको ये चीजें करनी है। इसमें जो कुछ सैलिएंट फीचर्स रहे अमेंडमेंट के वो क्या क्या रहे वो देख लेते हैं। तो पहला क्या, आपको ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन करना है। जो पंचायती राज स्ट्रक्चर होंगे वो 3 टायर सिस्टम पे काम करेगी, जिला, ब्लॉक और विलेज लेवल पे। ऑलमोस्ट जितने भी पोस्ट होंगे हर एक लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होना है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से वहां पर पार्टिसिपेशन होगा। जो मिनिमम एज रहेगी इलेक्शन कंटेस्टिंग का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए वो क्या होगी, 21 ईयर्स होगी। जो पोस्ट रहेंगे चेयरमैन का डिस्ट्रिक्ट पे, ब्लॉक लेवल पे, वो कैसे होंगी, फिल्ड की जाएगी इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग आते हैं जो बेसिकली पंचायत के लिए काम करते हैं वो बेसिकली आप देखोगे डीएम एसडीएम वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, डायरेक्ट से नहीं। वही पंचायत में जो सरपंच वगैरह बनते हैं वो किससे बनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से बनते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए, फिर शेड्यूल ट्राइब्स जो पंचायत में उनके लिए रिजर्व सीट की रिजर्वेशन रहेगी। ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में या फिर पंचायत में वुमेन के लिए क्या रहेगी, सीट रिजर्व रहेगी। ठीक है, और इसमें पंचायत में वुमेन के लिए भी 1/3 सीट को क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो क्या करेगी, हर एक स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फेयर इलेक्शन करवाएगी। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टेन्योर रहेगा वो कितने साल का होगा, 5 इयर्स का होगा। और अगर इस 5 साल से पहले मतलब 5 साल कोई भी जो सरपंच बना है, पंच बना है, अगर वो 5 साल पूरा करने से पहले कोलैप्स कर जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, वो उसकी कार्यकाल डिसॉल्व हो जाती है, तो तुरंत मतलब विदिन 6 मंथ फ्रेश इलेक्शन करा के तुरंत वहां पर क्या किया जाएगा, नया अपॉइंट किया जाएगा। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसको सेटअप की जाएगी हर एक स्टेट में हर एक 5 ईयर पे। ठीक है, जो बेसिकली क्या देखेगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इसमें से जो प्रोविजन है जिसको स्टेट के ऊपर बाइंड नहीं किया गया वो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन के तौर पे की गई। मतलब यहाँ पर जो अभी मैंने आपको कुछ 9 वो बताए, ठीक है, शेड्यूल बताया, मतलब 9 अभी फंक्शन जो बताए उसको पर्टिकुलरली बाइंड किया गया कि आपको ये चीजें करनी ही करनी है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोविजन डाले गए जिसको स्टेट के ऊपर बाइंड नहीं किया, वो सिर्फ उसमें ऐसे गाइडलाइन दी गई, ये है कि स्टेट के ऊपर है कि इसको करनी लागू करनी है कि नहीं। ठीक है, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी मेंबर की सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर की इस बॉडी में, वो कौन डिसाइड करेगा, तो स्टेट डिसाइड करेगी। वो सिर्फ सिर्फ गाइडलाइन के तौर पे डाली गई। उसके अलावा जो भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना ये सब स्टेट के ऊपर है। जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको कितना फाइनेंशियल पावर देनी है, ठीक है, या फिर टैक्सेस से रिलेटेड चीजें, या फिर फी कितना देना है, या फिर जो भी एफर्ट्स होंगे जिसे पंचायती को क्या बनाया जाए, ऑटोनोमस बॉडी, ये सारी चीजें किसको दी गई, कही गई कि ये स्टेट पे डिपेंड करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली पे, स्टेट लेजिस्लेटिव पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे फॉलो अप करेगी। ठीक है, अब कौन कौन से वेरियस इशू हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो अभी के टाइम पे फेस कर रही है वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कोई भी चीज का एक प्रोज होता है, कॉन्स होता है, तो प्रोज हमने देख लिया है, कॉन्स भी तो होंगे, जहाँ प्रोज है वहाँ कॉन्स भी है, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है मानेंगे वहां पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रूट लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, वहां पर डायरेक्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बट कहीं ना कहीं ये चीजें इशू भी फेस कर रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पंचायत को जो है ना संवैधानिक स्टेटस दिया गया है, ठीक है, बट उसे एक सेपरेट बॉडी नहीं मानी गई है। ठीक है, वो क्या है, अभी भी स्टेट के अंदर काम करती है, तो स्टेट का उस पर क्या होता है ना, एक ओवरव्यू या मतलब ये क्या हो ना कि स्टेट का बाउंडेशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे वेरियस इशू है जो पंचायती राज फेस कर रही है। तो इंडिया में जो पंचायत को मिनिमल पावर दिए गए हैं जिससे वो रेवेन्यू को जनरेट कर सके। ठीक है, इवन दे हैव नो पावर, मतलब इनके पास पावर नहीं होता है कि यह क्या कर सके, टैक्स को लगा सके। ठीक है, टैक्स मतलब टैक्सेशन लीवे कर सके, टैक्सेशन लोगों पे लगा सके। देयरफॉर इसके अलावा यह क्या है, प्रॉपर मतलब फंडिंग के लिए प्रॉपर किस पे डिपेंड होती है, स्टेट गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, फंक्शनल बॉडी है, नॉट अ सेपरेट बॉडी। ठीक है,
जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनको बनाया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि पंचायती राज सिस्टम के लिए जो भी मैकेनिज्म होगी वो कौन तय करेगी, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, इसके अलावा जो भी रिकमेंडेशन होंगे वो क्या होते हैं, ज्यादातर एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी ड्रॉबैक है। तो कोई भी एक ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज नहीं है जिन्होंने सारे फंक्शन मतलब ऑल 29 फंक्शन जो है वो पीआरआई को दे दिया है। तो ये भी क्लियरली शो करता है कि इंडिया में जो पंचायत राज सिस्टम है वो किस पे डिपेंड है, वो स्टेट पे डिपेंड है, स्टेट के अंदर काम करती है या एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है। ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है चाहे वो उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हो या फिर क्रिएशन हो या फिर डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग हो या फिर कोई भी फंक्शनल या नॉन फंक्शनल हो, ये सारी चीजें क्या है ना, ये प्रायोरिटी पीआरआई को ज्यादा नहीं देती है। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन के साथ भी पीआरआई को मतलब जितने भी इलेक्टेड पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको उनके पास क्या है, उनको भी लिमिटेड एफर्ट उनके लिए बनाया जाता है। तो उनको भी ज्यादा क्या होता है, ज्यादा वो एम्पावर नहीं हो पाते, उनका फोकस सिर्फ क्या होता है बेसिकली स्कीम पे या प्रोग्राम पे ट्रेनिंग करना। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि माने की लेजिस्लेटिव जो होती है वो पंचायत को क्या रखती है, पॉलिटिक्स से अलग। ठीक है, क्लीन फ्रॉम पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स से अलग, बट फिर भी अभी भी जो ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस है या फिर पॉलिटिकल पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो अभी भी क्या हो रही है, पंचायत में आ ही रही है। इस वजह से भी क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, रीस्ट्रेंथनिंग हो रही है किसकी, पंचायती राज की। तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई हो। अगर कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो बेसिकली आप पूछो। ठीक है, देखो मैं ज्यादा चीजें वो डिस्क्राइब करके नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको यूपीएससी के पेपर तो निकालना नहीं है, तो बस आपको एकेटी के पेपर निकालना है, तो बस उतना ही पढ़ कीजिए जितना जरूरी है। बाकी ये चीजें पढ़ना बहुत आसान है, आप गूगल करोगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उतना ही पढ़िए जितना अभी आपको जरूरत है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द सारे वीडियो ला के दे दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।